बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एनिमल किंगडम के मुख्तलिफ फाइला तरतीब से डिस्कस कर रहे हैं। आज जिस फाइलम की बारी है वो है स्केलमिंथ्स या स्केलमिंथस भी पढ़ते हैं इसको, और इसका भी हस्ब मामूल नोमेनक्लेचर पहले देख लें हम। और नोमेनक्लेचर का मतलब है ये वाले एनिमल्स राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं। राउंड वॉर्म से एक गलतफहमी हो सकती है कि कहीं ये गोल ना हो। गोल नहीं है, ये सिलेंड्रिकल है। गोल तो ये होता है, सिलेंड्रिकल इस तरह के जिस्म को कहा जाता है। ये सिलेंड्रिकल है, ऐसे नहीं है। पहला नुकता ये याद रखना। दूसरा, ये इनका जिस्म टेपरिंग एट बोथ एंड्स है। ये नोमेनक्लेचर में शामिल नहीं है। बहरहाल आप ये याद रखें कि इनका जिस्म हमेशा इस तरह से बना होता है कि दोनों एंड्स नोकीले हैं। सिलेंड्रिकल, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। नोमेनक्लेचर के बाद आती है बारी हैबिटेट की। हैबिटेट में ये टेरेस्ट्रियल है। पहली दफ़ा समझ लो कि पानी से बाहर आ गए मुकम्मल तौर पर। टेरेस्ट्रियल लेकिन प्रेफर टू लिव इन मॉइस्ट सॉइल। ये गीली ज़मीन में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा इनकी मेजॉरिटी पैरासाइटिक है, इसलिए दूसरा हैबिटेट ये होता है होस्ट बॉडी। ये अपने होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं। तो ये होस्ट के जिस्म में कौन रहेगा? पैरासाइटिक फॉर्म्स। ये जितने भी पैरासाइटिक इनकी अनवा हैं वो होस्ट के जिस्म में रहते हैं। हैबिट इनकी क्या है? हैबिट है फ्री लिविंग भी है। ये फ्री लिविंग वाले ये जो टेरेस्ट्रियल जिनको कहा था वो है, जबकि बहुत सारे पैरासाइटिक भी हैं, पैरासाइटिक फॉर्म्स भी हैं। और जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स उनको कहा जाता है जो होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं। हैबिट भी हो गया। इसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में हम पहले से कुछ तयशुदा चीज़ें डिस्कस करते आए हैं, तो यहाँ फिर उसको हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले ये कहाँ रहते हैं या इनका जिस्म कैसा है? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी यहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दूसरी बात यह है कि ये सूडोसिलोमेट्स हैं। सूडोसिलोमेट्स आपको बताया है कि इनके जिस्म की 3 लेयर्स में से एक्टोडर्म ये है, एंडोडर्म ये है और मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ चिपकी हुई है अंदर से। इसलिए सेंटर में तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के गिर्द एक कैविटी है जो सिलोम जैसी लगती है, लेकिन ये ट्रू सिलोम नहीं है। इसलिए इनको सूडोसिलोमेट्स कहा गया। क्योंकि सिलोम की डेफिनेशन क्या थी? अ गैप और कैविटी और स्पेस बिटवीन 2 मेसोडर्मल लेयर। यहाँ मेसोडर्म की एक लेयर है, इसलिए इसको सिलोम ट्रू नहीं है। इसके अलावा ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, और सिमेट्री को भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल। आप इनके जिस्म को सिर्फ एक प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हैं या काट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से फिर अब सिस्टम्स की तरफ आते हैं। तो सिस्टम्स में सबसे पहला फर्क क्या आया है ये देखें। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर है। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर। इससे पहले कैसा था? इससे पहले वाले ग्रुपों में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था? सेक लाइक था। सेक लाइक का मतलब क्या था? एक ओपनिंग थी जिसको हम माउथ कहते थे। उसी से खुराक खाते भी थे, उसी से अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट भी करते थे। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग्स आ गई और इसीलिए ट्यूबुलर कहा गया है। ये एक लंबी सी ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम,
जिस ओपनिंग से खुराक इंजेस्ट की जाएगी उसको माउथ कहा जाएगा, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज किया जाएगा उसको एनस कहा जाएगा। तो ये नयापन आ गया इनमें। और मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि जब भी हम अगला कोई फाइल हम पढ़ेंगे तो हमें दो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, या तो नया सिस्टम वजूद में आया है या पहले वाला सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। यहाँ सिस्टम पहली दफ़ा नहीं आया, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले भी था लेकिन इम्प्रूवमेंट आ गई, इसमें दो ओपनिंग्स आ गई। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन ये एक ओपनिंग है, खुराक यहाँ से दाखिल हो रही है, घूम फिर के वापस इधर से खारिज हो रही है। तो इस केस में अनवांटेड चीज़ों के अंदर फंसे रहने का इम्कान था, क्योंकि कोई इनको उल्टा करके झटकता नहीं है, तो वेस्ट उसके फंसे रहने का इम्कान था इधर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इधर से खुराक दाखिल हुई, वो पुश करती जाएगी और जो वेस्ट होगा वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ रेसिड्यू या वेस्ट के अंदर फंसे रहने का कोई इम्कान नहीं है। सिंपल एक ट्यूब वजूद में आ गई है और ये इतना यूजफुल साबित हुआ ये सिस्टम कि यहाँ से आगे जितने भी होंगे उन सब में डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर ही होगा, दो ओपनिंग वाला। इसके अलावा नर्वस सिस्टम इनसे पहले इवॉल्व हुआ है, यहाँ उसमें और थोड़ी सी बेहतरी आई है। ये कैसा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और मैं आपको बता चुका हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें पूरे जिस्म की इंफॉर्मेशन को या स्टिमुलाई को एक जगह ला के एनालाइज किया जाता है, और जहाँ एनालाइज किया जाता है उसको हम गैंग्लिया कहते थे। इनके अगर हम ये फर्ज करें इनका जिस्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सेंटर में है और यही डाइजेस्टिव सिस्टम ही बाहर ओपन हो सकता है, वरना ये स्लो सील है, ये ऊपर और नीचे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के शुरू वाले पोर्शन में दो बड़े और एक या दो छोटे गैंग्लिया मौजूद हैं जिनको साइड से जोड़ा गया है, और यहाँ से फिर नर्व कॉर्ड निकलती है, तो इनको कहा जाएगा गैंग्लिया। इस वक्त हमें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी याद रख सकते हो तो जो ऊपर वाले हैं उनको सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन कहा जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये रीजन एसोफेगस कहलाता है। सुप्रा एसोफेजियल का मतलब है एसोफेगस के ऊपर, और इसी तरह नीचे वाले को सब एसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। ये साइड से नर्व्स हैं, यहाँ से ये नर्व कॉर्ड्स हैं। नर्व कॉर्ड्स एक एंड से दूसरे एंड तक फैली हुई हैं, और अब जिस्म के जिस हिस्से में ये स्टिमुलस अप्लाई होगा वो इधर लाया जाएगा, यहाँ इसको एनालाइज करके उसका रिस्पॉन्स या जवाब तजवीज़ किया जाएगा। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई, बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखा गया है। इसके बाद एक और सिस्टम बेहतर हुआ है यहाँ पर, वो सिस्टम है इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, थोड़ा तवज्जो करें। मैंने कहा सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर ओपन होता है, ये जो साइड में डाइजेस्टिव सिस्टम के गिर्द जो सूडो सील है वो बाहर ओपन नहीं होती, और उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड पूरी बॉडी को टर्जिट करके रखता है। टर्जिट करके रखने की वजह से बॉडी को शेप मिलती है, या ये जो अंदर ट्रैप किया हुआ लिक्विड है वो स्केलेटन के तौर पर काम करता है, इसीलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा है। लेकिन इसमें एक मसला आ गया। मसला ये है कि कहीं से भी ये रप्चर हो जाए ना तो पूरा लिक्विड बाहर निकल जाता है, बॉडी कोलैप्स हो जाती है। इसलिए इससे अगले ग्रुप में उसका इंतजाम किया है, वो इंतजाम उधर देखेंगे कि उन्होंने इस मसले का हल कैसे निकाला है। इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पर बाकायदा तौर पर मसल्स वजूद में आए हैं, और मसल्स की 4 स्ट्रैंड्स हैं। ये 2 मसल्स की लेयर एक एंड से दूसरे एंड तक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, और 2 डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे है। यानी आप इसको ऐसे देखें, उंगली की तरफ देखें, या 2 मार्कर लेता हूं मैं, इनको देखिए। अगर ये 2 मार्कर इस तरह एक ऊपर एक नीचे हो तो ऊपर वाले को डॉर्सल, नीचे वाले को वेंट्रल कहेंगे। लेकिन अगर यूं हो तो क्या कहें? इसको कहते हैं, यूं हो तो लेटरल कहलाएंगे,
हाँ अलबत्ता फर्ज करें ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर दो हो तो डार्सोलेटरल नर्व मसल स्ट्रेन, इसी तरह दो डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे हैं उनको वेंट्रोलेटरल स्ट्रेन कहा जाएगा। ये आगे पीछे कंट्रैक्ट होकर ये लहराते हुए चलते हैं। तो मसल्स की मौजूदगी से ये भी पता चल गया कि ये मोटाइल है, हरकत कर सकते हैं। और इसके अलावा इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वजूद में आया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये 2 एक्सक्रीटरी डक्ट्स पर मुश्तमिल है। 2 एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, यानी हम इनके जिस्म को ऐसे काट के देखते हैं तो सेंटर से तो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ये सेंटर से, और यहां पर इस लिक्विड के अंदर 2 स्ट्रेंड्स पड़ी हुई, ये दोनों बाहर ओपन होती है, एक इधर एक इस तरफ। हुक्म इनको क्या हुआ है, जिस्म के जितने सेल्स हैं वो अपना अपना वेस्ट इस सिलोमिक फ्लूइड आप कह सकते हैं इस फ्लूइड में डाल देंगे। उस फ्लूइड में ये 2 डक्ट्स यूं ही सस्पेंडेड पड़ी हुई, they will absorb the waste and remove from these excretory pores। तो इसका मतलब ये हुआ था कि ये जो सिस्टम है इससे पहले वाले ग्रुप में बेहतर था, यहाँ कोई खास बेहतरी नहीं है। एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं जो सारे सेल्स को क्या कहा गया है, अपना अपना वेस्ट इस लिक्विड में डाल दें और उस लिक्विड से ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स वेस्ट को एब्जॉर्ब करके यूरिया की शक्ल में अमूमन यहाँ से खारिज करेंगे। तो ये था जी इनके एक्सक्रीशन का जिक्र। इसके बाद आते हैं इनके रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन में यहां बेहतरी आई है। पहली बेहतरी तो यह है कि सेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तकरीबन खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि ये सेक्स सेपरेट है, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डायोशियस। डायोशियस है ये, जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में होते हैं उनको हम हर्माफ्रोडाइट कहते थे, यूनिसेक्सुअल भी कहते थे। यहां पर सेक्सेस अलग है, मेल इंडिविजुअल अलग और फीमेल इंडिविजुअल अलग, इसलिए इनको डायोशियस कहा जाएगा। और अगर इस डायोशियस और मोनोशियस में कंफ्यूजन हो तो सेक्सेस सेपरेट लिखने से सबसे बेस्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आमतौर पर मेल साइज में छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती है। और यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब यहां से एक और नुक्ता हमारे जहन में आना चाहिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ पानी में मुमकिन है। वो क्यों? क्योंकि एग और स्पर्म दोनों एक एक सेल है और वो सेल इतने छोटे हैं कि ड्राई लैंड में अगर उनको रिलीज किया जाए तो उसी वक्त वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, इसलिए लैंड में मुमकिन नहीं है। तो पानी में अगर उनको रिलीज किया जाए तो वहाँ बाई चांस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो याद रखना यहाँ से आगे कि जहाँ भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ पानी में मुमकिन है और लैंड वालों में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन मुमकिन है। और ये बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे देते हैं, फर्टिलाइजेशन भी बड़े पैमाने पर होती है। अब आते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में बहुत मशहूर हैं एस्केरिस, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। ये काफी बड़ा कीड़ा है और मैंने आपको पहले बताया है कीड़ा किसको कहा जाता है जिसमें टांगे ना हो। वॉर्म, ये राउंड वॉर्म है और आमतौर पर छोटे बच्चों के पेट में पाया जाता है। आपने सबने देखा होगा, एस्केरिस काफी बड़ा होता है। इसके अलावा है पिन वॉर्म। पिन वॉर्म भी छोटे बच्चों में अमूमन होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, शक्ल तो इन्हीं जैसी है लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। हुक वॉर्म्स, ये भी छोटे हैं और ये तीनों ह्यूमन के
पैरासाइट से, और सब के सब डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। अलबत्ता जो जिसको पिन वॉर्म कहा जाता है ये यूरोप में ज़्यादा है, एशिया में थोड़ा सा कम है। अब आते हैं इनकी इम्पोर्टेंस की तरफ। इस ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इनकी सबसे बड़ी यही है कि ये ग्रुप ह्यूमन पैरासाइट होने की वजह से मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। अगर आपको याद हो तो साल या उससे कम अरसा हुआ है स्कर्दू के RHQ हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची का ऑपरेशन हुआ पेट का, तो वहाँ उसके पेट से तकरीबन आधा किलो के करीब ये निकाले गए और लोगों ने थोड़ा मजाक उड़ाया कि ये नूडल्स की तरह है, ये है वो है। बाद में उस बच्ची की डेथ हो गई। असल में पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए। ये बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, पूरा एक गोला बन जाता है पेट के अंदर, ख़ास तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो वैसे भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर साइड के साथ इनके हुक्स हैं, उसके ज़रिए जुड़े रहते हैं। तो हल्की हल्की तकलीफ़ या पेट में दर्द तो होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेट में शदीद दर्द होता है। पता नहीं उस बच्चे ने कैसे बर्दाश्त किया। तो इसलिए टाइम टू टाइम इनकी चेकिंग ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं या सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनके लिए तो बहुत वाजिब है। इसी तरह नाखूनों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाथ पैर धोए बगैर मिट्टी में खेला है, नाखूनों में मिट्टी आ गई है, इनमें इनके लार्वी या इनएक्टिव फॉर्म्स हो सकती हैं, उसको हाथ धोए बगैर खाना खाएंगे, सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर चले जाएंगे। इसी तरह सब्जियां, फल हैं और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हम पकाए बगैर खाते हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली वॉश करके फिर बर्तन भी साफ़, खुराक भी साफ़, हाथ भी साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे तो इससे बचे रहेंगे। अदरवाइज़ इनकी डीवर्मिंग कहलाती है, मुख्तलिफ तरह के मेडिसिन हैं जिसके ज़रिए इनको रिमूव किया जा सकता है। इस तरह से हमने एस्केल्मिन्स को डिस्कस कर लिया। अगला फाइल है मोलस्का। यहाँ मैं मोलस्का पढ़ाने से पहले एक दो बातें आपसे शेयर करूँ। बहुत पुरानी नहीं, चंद साल पहले तक एस्केल्मिन के फौरन बाद एनिलिडा को रखा जाता था और मोलस्का को उससे आगे रखा जाता था। आजकल मोलस्का को नीचे लाया गया है, यानी यूँ समझो कि एनिलिडा को तरक्की दी गई है और मोलस्का को डिग्रेड किया गया है। तो इसकी एक ही वजह है और वो वजह है सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्का का सर्कुलेटरी सिस्टम मेजॉरिटी में एनिलिडा से बेहतर नहीं है, इसलिए इनको नीचे स्टेप डाउन किया गया है। वरना एनिलिडा से ये बहुत बेहतर है कई हवालों से। मसलन नर्वस सिस्टम इनका बेहतरीन है, बहुत बड़ा है। इनकी आइज ह्यूमन या समझो वर्टिब्रेट जैसी है, बस वो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का है, एनिलिडा का क्लोज टाइप का है। और क्लोज टाइप को एडवांस कैरेक्टर समझा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, जब हम उधर पहुंचेंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मोलस्का का नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर के हिसाब से मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा नरम होता है, नरम जिस्म वाले एनिमल्स हैं ये। इसके बाद बारी आती है हैबिटेट की। ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं वो मेरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। और जो टेरेस्ट्रियल हैं वो लैंड में कहीं भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड में नहीं होता है। आमतौर पर जो लॉन्स वगैरह हैं वहाँ वे कसरत से पाए जाते हैं, जैसे स्नेल, गार्डन स्नेल, आपने नाम सुना होगा, ये सारे स्नेल। इसके बाद हैबिट के हिसाब से मोस्टली फ्री लिविंग है, पैरासाइट्स नहीं है, फ्री लिविंग। पैरासाइट्स बहुत कम हैं और जो हैं भी तो वो एक्टोपैरासाइट्स।
इसके अलावा ये मोटाइल हैं, हरकत कर सकते हैं, पूरा ग्रुप हरकत करता है, लेकिन हरकत में ये सबसे स्लो हरकत करने वाला ग्रुप है। स्लो हरकत करते हैं, यानी स्नेल को दुनिया का सुस्त तरीन एनिमल समझा जाता है, वो इतना स्लो चलता है। उसकी भी वजह बता देंगे क्यों ये है। तो इनके ऊपर असल में बहुत बड़ा सा हैवी शेल होता है, उसका वजन उठा के चलना, और पैर एक ही पैर है, इतना बड़ा शेल है वजनी, तो उसको लेके चलेगा तो कैसे दौड़ेगा, सिर्फ चल सकता है। नहीं सर, जो स्लग्स होते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं जिनके ऊपर शेल नहीं होता सर, वो भी तो इतने स्लो होते हैं। वो क्या होते हैं? वो भी स्नेल जितने ही स्लो होते हैं सर। हाँ नहीं, वो जरूरी नहीं है। शेल मैं तो स्नेल का खास तौर पर नाम लेके कहा ना, पूरा ग्रुप स्लो मूवर नहीं है। मसलन इसमें जो मेरीन फॉर्म्स हैं, जैसे कटल फिश है, ऑक्टोपस है, ये तो तेज चलने वाले हैं, वो शिकारी हैं। लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा था कि दुनिया के सबसे स्लो एनिमल का ताल्लुक इस ग्रुप से है, पूरा ग्रुप स्लो नहीं है। अगर मैंने ऐसा कहा है तो आई एम सॉरी फॉर, ठीक है, पूरा ग्रुप स्लो नहीं है। इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं जो स्लोएस्ट एनिमल में शुमार हो। इसके बाद जनरल कैरेक्टर्स, लेकिन उससे पहले टाइम देना पड़ता है। अच्छा चलो, हैबिट के बाद जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर में अब कुछ बातें बहुत पुरानी हो गई, वो नए भी मेंशन करो तो कोई मसला नहीं है। मसलन ये बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गए, ये पुरानी टर्म हो गई इससे, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि एक ग्रुप था जो रेडियली सिमेट्रिकल था, बाकी उससे ऊपर सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और यहां से पहला कैरेक्टर शुरू होता है सिलोमेट्स। ट्रू सिलोम का आगाज यहां से हुआ है, तो ये कैरेक्टर आपको बताना पड़ेगा। मसलन दो कैरेक्टर आपसे पूछा जाए कि ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम किस ग्रुप से शुरू हुआ है, तो एस्केल्विन से शुरू हुआ है, ये यहां मेंटेन रखा है। और सिलोम पहली दफा किस में ट्रू सिलोम अपीयर होगा, मोलस्का। और यहां से ऊपर सब में सिलोम ट्रू ही है, ठीक हो गया। अलबत्ता सिलोमेट्स हो तो फिर प्रोटोस्टोम या ड्यूटेरोस्टोम की तफरीक आती थी। ये कौन सा ग्रुप से ताल्लुक रखेगा, प्रोटोस्टोम से, प्रोटोस्टोम्स। और ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम में फर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया बेटा। ये इनका तीसरा कैरेक्टर। अब यहां से हम और चीजों की तरफ आते हैं। इनके जिस्म में एक नया कैरेक्टर आ गया है, और वो नया कैरेक्टर आता है, कहलाता है बॉडी इज कवर्ड बाय अ मॉडिफाइड एक्टोडर्म और स्किन दैट इज कॉल्ड मेंटल। इनकी एक्टोडर्म कहें या एपिडर्मिस कहें, वो एक और शक्ल में मॉडिफाई हुई है जिसको मेंटल कहा जाता है। और ये मेंटल क्या करती है, इट सिक्रीट्स शेल, ये शेल सिक्रेट करती है। इसके अलावा यही मेंटल हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में मदद करती है। और मजे की बात तो ये है कि जो पानी में रहते हैं वहां ये गिल्स के तौर पर काम करती है, खुश्की वालों में ये लंग्स के तौर पर काम करती है। देखें, याद रखें, रेस्पिरेशन के लिए दो स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमन है। पानी वालों के लिए गिल्स, खुश्की वालों के लिए लंग्स। लंग्स फ्री एयर को इनहेल कर सकते हैं, जबकि गिल्स जो डिसॉल्व गैस है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये दोनों कर सकती हैं। और यहां से एक और इशारा मिला, इससे पहले कहीं भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र नहीं किया, यहां पर पहली दफा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपीयर, और बाकायदा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर अपीयर हुआ। और मैंने इशारतन आपसे कहा, पानी वालों के पास लंग्स आ गए, खुश्की वालों के पास खुश्की वालों के पास लंग्स आ गए, और पानी वालों के पास गिल्स आ गया, जो मेंटल ये काम करता है। इसके अलावा द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनके जिस्म के 3 हिस्से हैं, हेड है और डॉर्सल
विसरल मास, ये भी तवज्जो तलब जुमला है। हर जानदार का डाइजेस्टिव सिस्टम वेंट्रल साइड पे होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डॉर्सल साइड पे ऊपर है। ये यूनिक कैरेक्टर हुआ ना फिर। और वेंट्रल मस्कुलर फुट, जिस्म के कितने हिस्से हुए? 3। हेड है, हेड इस तरह से हो सकता है, मुख्तलिफ में मुख्तलिफ है हेड। मसलन कुछ स्पीशीज में इस तरह से है ये हेड, और ये डॉर्सल विसरल मास, और ये वेंट्रल मस्कुलर फुट। ये फुट है जो वेव लाइक मूवमेंट में चलता है, मसल्स का बना हुआ है। और आमतौर पर जो शेल या खोल होता है वो इस तरह से होता है, लेकिन उसकी शक्लें हैं मुख्तलिफ। जब भी इसको खतरा हो तो वो शेल के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और शेल सिंगल पीस का भी हो सकता है, 2 पीस का भी हो सकता है। सिंगल पीस वाला इस तरह से स्ट्रेट शेल भी है, यहाँ एनिमल यहाँ कहीं रहता है, पीछे बाकी खुला रहता है। तो ये ऊपर बेगा क्यों? असल में शेल की ग्रोथ एनिमल की ग्रोथ के साथ साथ होती है। तो शुरू में एनिमल छोटा था तो शेल भी छोटा था, आगे बढ़ता गया एनिमल बड़ा हो गया तो पीछे वाला हवा भर के हल्का करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह शेल यूं क्वाइल भी होता है इस तरह, ये पीछे वाले पार्ट सारे हवा से भरे होते हैं, यहाँ तक एनिमल होता है। जब चाहे सर बाहर निकाला, पैर बाहर निकाला, जब चाहे इन सबको अंदर क्लोज किया। इसी तरह ये शेल 2 पीस का भी हो सकता है। 2 पीस वालों को बाइवेल्व्स कहा जाता है। अच्छा, अब इसी शेल की बात आई है तो 2 बातें और। शेल में कहा कि सिंगल पीस भी हो सकता है, 2 पीस वाला भी हो सकता है, लेकिन बाज़ जगहों पर शेल इंटरनल होता है, बाहर नहीं है, ये अंदर है। और ये शेल किस चीज़ का बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए कैल्केरियस शेल भी कहते हैं इसको। दूसरी तरफ इन सम इट इज एब्सेंट। सुन ले बेटा ये जुमला, मैंने कहा शेल 3 कैफियतों में पाया गया। मेजॉरिटी के अंदर बाहर है, और बाहर वाला शेल सिंगल पीस भी है, डबल पीस भी है। कुछ बड़े जानदारों में जो बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं वहाँ शेल इंटरनल है। मसलन ये एक एनिमल है, लोलीगो कहते हैं इसको, इसकी शेप इस तरह से, ये इस तरह का है, और इसके टेंटिकल्स हैं आगे, यहाँ 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं, इनमें शेल इंटरनल होगा। जबकि ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट होता है। ऑक्टोपस इस तरह का है, उसकी 2 बड़ी आंखें हैं, लेकिन इसमें शेल एब्सेंट होता है। तो शेल काम की चीज है। यहाँ पहली दफा एक्टो क्या कहेंगे स्केलेटन या एक्सो स्केलेटन वजूद में आया है। इससे पहले वालों में हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन था, इनके पास एक्सो स्केलेटन आया। इस एक्सो स्केलेटन की कुछ खामियां सामने आई, इसलिए आगे कुछ ग्रुपों में हम देखेंगे ये स्केलेटन इंटरनल हो गया। ठीक हो गया।